Hello everyone. Today's topic is derivative. Derivative is one of the most important topics when it comes to finance. इसलिए इसके nuances को समझना बहुत ही important हो जाता है from a job perspective, from exam perspective and even from a real market perspective. So ये जो एक पूरा derivatives का series होगा इसमें multiple videos मैं upload करूँगा. Idea would be that by the end of all these videos you should be easily able to answer 4 questions. First, what are derivatives? What are the different types of derivatives? How their pricing and valuation is done? And fourth, what are those different strategies which are used to take positions in the market using derivatives? Now, without wasting any further time, let's start with our topic, which is derivatives. Now the question which arises is डेरिवेटिव होता क्या है ना. सो डेरिवेटिव की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट which derives its value from an underlying asset. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है. पहला चीज़ आता है कि इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ इधर, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू. इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है, इसका मतलब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी और चीज़ से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है. किस से डिराइव कर रहा है? वो डिराइव कर रहा है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. नाउ द वन क्वेश्चन विच यू मे हैव कि अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है. तो अंडरलाइंग एसेट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी योर इंटरेस्ट रेट, it could be your equity stock, index. There are weather derivatives as well जो वेदर के ऊपर होते हैं, राइट. एंड करेंसी के ऊपर भी हो सकता है, और इट कैन बी कमोडिटी एज वेल. नाउ ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट नहीं है. डेरिवेटिव किसी भी तरह के एसेट के ऊपर या किसी भी तरह के अंडरलाइंग के ऊपर बन सकता है, राइट. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या वो 2 पार्टीज आपस में डिसाइड करती है. दैट इज व्हाट विल ड्राइव द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ इस पूरी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. नाउ एग्जांपल में क्या बोलते हैं हम, दिस इज पर्सन ए, राइट. पर्सन ए कौन है? पर्सन ए एक्सपोर्टर है. ये अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है टू यूएस. इन रिटर्न क्या आएगा? इन रिटर्न उसके पास रिसीव होगा यूएस डॉलर में पेमेंट. नाउ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सच कि भाई द डे फ्रॉम विच द गुड्स आर शिप्ड फ्रॉम इंडिया, उस डेट से 2 महीने बाद जो पैसा है वो रिसीव होगा फ्रॉम द यूएस क्लाइंट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आज हम जनवरी में हैं, ठीक है. फरवरी, मार्च, एक टाइमलाइन बना लेता हूँ इधर. सो हम आज बैठे, हमने आज गुड्स को शिप करा, राइट. तो गुड्स तो आज यहाँ से हमने एक्सपोर्ट आज कर दिया है, बट जो अमाउंट है वो हमको रिसीव होगा यहाँ पर. सो अमाउंट रिसीवेबल यहाँ पर है, कितना है? $1 लाख है एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स अज्यूम. नाउ एज एन एक्सपोर्टर ए जो है उसको क्या डर लग रहा है? ए को ये डर लग रहा होगा कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर लिया, 2 महीने बाद आई एम सर्टेन अबाउट वन थिंग कि $1 लाख मेरे पास आएगा, बट क्या उस $1 लाख की वैल्यू आज की डेट में जो है क्या वही रहेगी या नहीं रहेगी इन द फ्यूचर? इसका मतलब लेट्स अज्यूम आज की स्पॉट रेट का मतलब आज की रेट जो चल रही है वो चल रही है ₹/$ इज इक्वल टू
रुपी 80, या फिर इन सिंपल टर्म बोल सकते हो $1 इज इक्वल टू 80 रुपी, राइट। तो इसका आज का वैल्यू क्या हुआ? सो ऑन T0 का मतलब आज की डेट, आज की डेट में उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हुई? बड़ा सिंपल है, 80 इंटू 1 लाख। सो एक्सपोर्टर आज की डेट पे जब बैठता है, उसको पता है कि आज अगर मेरे को पैसा मिलता $1 लाख, मैं मार्केट में बैंक को जाके वो $1 लाख सेल करता और मैं 80 लाख रुपीस ले लेता। अब मेरे को ये डर लग रहा है, व्हाट इफ इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स अगर डॉलर की वैल्यू गिर गई रुपी के अगेंस्ट में, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। अगेन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर 2 मंथ्स $1 इज नाउ इक्वल टू 75 रुपी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 महीने बाद जब मेरे को, मैं आज 2 महीने बाद मानो कि खड़ा हूँ, मैं 2 महीने बाद खड़ा हूँ, 2 महीने बाद मेरे को $1 लाख मिला, मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ कि $1 लाख आप ले लो। वो बोलता है इन रिटर्न हम आपको 75 लाख रुपीज़ देंगे। कैसे निकला 75? वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगेन, 75 इंटू 1 लाख विच इज 75 लाख। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे टर्म में एक्सपोर्टर ने कुछ नहीं करा। एक्सपोर्टर ने T0 पर एक्सपोर्ट करा गुड्स को। T+2 मंथ्स, 2 महीने बाद वो जाके जब $1 लाख उसने रिसीव करा और जाके उसको सेल करा, ऑन बुक्स ही इसको 5 लाख का लॉस हो गया, बिकॉज 80 लाख वॉज द वैल्यू ऑन द डेट ऑन विच द शिपमेंट वॉज मेड, एंड 2 महीने बाद उसकी वैल्यू 75 लाख ही रह गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमको लॉस हो गया, एक्सपोर्टर को लॉस हो गया ऑफ 5 लाख रुपीज़। नाउ दिस इज वन सिनेरियो वेयर एक्सपोर्टर हैज़ डन नथिंग। एक्सपोर्टर सिर्फ बैठा है। एक्सपोर्टर ने अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया और वो वेट कर रहा है कि 2 महीने बाद जो भी रेट मार्केट में होगी उस रेट पे जाके मैं उसको सेल कर दूंगा। ओके, द क्वेश्चन कम्स इन, क्या ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट है जिसमें एक्सपोर्टर आज की डेट में एंटर कर सकता है टू इंश्योर कि एटलीस्ट एक सर्टेन अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स? तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, ठीक है। सो आज T0 है, अगेन मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, 0, 1, 2। आज की डेट में ओके, ए जो है वो जाता है बैंक के पास में और बोलता है कि मेरे को एक एग्रीमेंट पे एंटर करना है। वो एग्रीमेंट क्या है कि आज से 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, आई वॉन्ट टू सेल $1 लाख। बैंक बोलता है ठीक है, नो वरीज, वी कैन एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। बैंक बोलता है कि आज की डेट पे जो रेट चल रही है वो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है। बैंक बोलता है हमारे फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ये डॉलर की वैल्यू फ्यूचर में गिरेगी, इसलिए हम आपको $80 रुपीज़, मतलब $1 को 80 रुपीज़ पे तो प्राइस में हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते, हम एंटर करेंगे, हम जो आपको ऑफर कर सकते हैं वो ये रेट है। सो $1 इक्वल टू 78 रुपी। अब देखा जाए, अगर ए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो आउटराइटली उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं 78 लाख रुपीज़ रिसीव करूंगा आफ्टर 2 मंथ्स। इसका मतलब उसने आउटराइटली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं 2 लाख रुपए जो हैं उसका लॉस सहन करूंगा। ओके, द क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा क्यों? इसके 2-3 रीज़न हैं, समझते हैं। एक्सपोर्टर का मेन काम क्या है? एक्सपोर्टर का मेन काम है कि मेरे को गुड्स जो हैं वो सोर्स करने हैं या मैन्युफैक्चर करने हैं और उसको आगे एक्सपोर्ट करना है टू यूएस। क्या इस पूरे सिनेरियो में मेरे को किसी भी तरह की दिमाग में स्ट्रेस चाहिए क्या कि डॉलर का रेट क्या हो सकता है इन द फ्यूचर, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, क्या होगा? आज मेरे को वो चीज़ स्ट्रेस कॉज कर रही है। मेरे को एक सर्टेनिटी चाहिए दिमाग में कि भाई I want to be certain that this is the amount which I will receive after 2 months, so that
मैं अपने सारे दूसरे ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूँ। सो फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर पेमेंट करना है आफ्टर 2 months, आई एटलीस्ट नो कि मैं 78 लाख रुपीज़ तो रिसीव करूँगा ही करूँगा, उससे मैं मेरे पेमेंट्स और हर चीज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट रीज़न हो गया कि मैं सर्टेन होना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्या अमाउंट मेरे को मिलेगा इन द फ्यूचर। सेकेंड चीज़, कोर बिजनेस क्या है? कोर बिजनेस इज लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, कोर बिजनेस है एक्सपोर्ट करना। सो जो एक्सपोर्टर है वो कोई एक्सपर्ट नहीं है इस पूरी चीज़ में, तो वो बोलता है कि भाई जो मेरा नॉन कोर, जो मेरा कोर बिजनेस है उस पर मैं फोकस करता हूँ, ये जो नॉन कोर एरिया है इसको मैं हेज करता हूँ। ये वर्ड हम आगे बहुत स्टडी करेंगे। हेज का मतलब एक तरह से हमने उस ट्रांजैक्शन को, जो मेरा लॉस फ्यूचर में हो सकता था, उसको रोकने के लिए अगर मैं ट्रांजैक्शन में एंटर करता हूँ उसको मैं हेज बोलता हूँ, राइट। थर्ड चीज़, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। दिस इज यूएस क्लाइंट, और यहाँ से मटेरियल सोर्स तो करेगा वो कहीं से, तो यहाँ पर इज अनदर पर्सन बी। सो बी से उसने गुड्स को सोर्स करा और आगे उसने यूएस में यूएस क्लाइंट को एक्सपोर्ट कर दिया। इन रिटर्न यूएस क्लाइंट $1 लाख रिसीव कर रहा है। बी ने ये सेम चीज़ इसको ए को 65 lakhs में दी, राइट। तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? ये जनवरी में हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है सारा ट्रांजैक्शन ये। तो आप अगर एक चीज़ समझें इधर, वो ये है, ए जाके बी को बोलता है कि ये जो गुड्स आपसे मैं रिसीव कर रहा हूँ इसको मैं यूएस में एक्सपोर्ट करता हूँ। जो मेरे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 2 months मैं ये पैसा रिसीव करूँगा फ्रॉम द यूएस क्लाइंट, एंड इसलिए जब मैं पैसा वो रिसीव करूँगा इट्स ओनली देन आई विल मेक यू द पेमेंट। और ए बी बोलता है कोई बात नहीं। बी क्यों अग्री करता है? हो सकता है कि दिस इज़ दी नॉर्मल पीरियड जो कि इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। तो बी ने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है। सो आज ए कैलकुलेशन करने बैठता है, वो बोलता है कि आज मेरा वैल्यू है 80 रुपीज़, $1 इज इक्वल टू 80 रुपी, मतलब 80 लाख रुपीज़ है। 65 लाख में मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, तो 15 लाख रुपीज़ जो हैं वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट है। बट द क्वेश्चन अराइजेज, क्या ये एक्चुअली उसका प्रॉफिट है? नहीं, ये आज की डेट के अकॉर्डिंग हमने वो कैलकुलेशन करी है। हो सकता है कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस गिर के 70 हो जाए और ये प्रॉफिट जो 15 लाख का है वो कम होकर सिर्फ 5 लाख का हो जाए, या फिर फ्यूचर में डॉलर का वैल्यू बढ़ के 85 हो जाए और ये प्रॉफिट जो मेरा 15 लाख का है वो बढ़ के 20 लाख हो जाए। बट अगेन एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट। तो कमिंग बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने यहाँ बैंक के साथ एंटर किया था, बैंक के साथ हमने एंटर करा कि आफ्टर 2 months आई विल सेल $1 लाख एट द रेट ऑफ 78। ओके, सो आज की डेट में क्या ए विद अटमोस्ट सर्टेनिटी ये बोल सकता है कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 78 लाख माइनस 65 लाख विच इज इक्वल टू 13 लाख है? नाउ लेट्स अज्यूम ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का मतलब क्या हुआ हमारे एग्जाम्पल में? मार्च, जो कि 2 महीना है। दो सिनारियोज लेते हैं। $1 इज इक्वल टू ₹80, सॉरी 80 तो आज का प्राइस था। लेट्स से डॉलर प्राइस है 60। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, $1 इज इक्वल टू 85। ओके, अब यहाँ देखते हैं, इस सिनेरियो में देखते हैं, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट हेज नहीं करा होता, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट हेज नहीं करा होता, तो उस सिनेरियो में क्या देखिए सिचुएशन क्या होती? उस सिचुएशन में ये होती, सो यहाँ पर हम करते हैं विदाउट हेज
विद हेज। ये जो टर्म हेज है इससे आप कंफ्यूज मत हो। हेज को फॉर नाउ जस्ट अज्यूम, हेज मतलब कि जो हमने वो ट्रांजैक्शन एंटर करा है विद द बैंक। सो विदाउट हेज मतलब कि बैंक अगर हम ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करते हैं तो क्या होता है, विदाउट हेज में ये होता है आई वुड हैव सोल्ड द डॉलर्स फॉर 60 रुपीज़, तो मेरे पास 60 लाख रुपीज़ आता, पर मेरे को 65 लाख पे करना पड़ता टू बी। सो जहाँ पर जनवरी में मेरे को लग रहा था कि मेरे को 15 लाख का प्रॉफिट होगा, मेरे को 5 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट नाउ। विदाउट हेज, विद हेज, अगेन विदाउट हेज क्या होगा, 85 लाख रुपीज हमने रिसीव करे, 65 लाख हमने वहां पर करा, पे करा टू बी, प्रॉफिट कितना हो गया 20 लाख रुपीज का। ठीक है, सो दो सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो में हमको लॉस हो गया, एक सिनेरियो में हमको प्रॉफिट हो गया। दैट ब्रिंग्स बैक टू आवर पॉइंट, हमको सर्टेनिटी चाहिए कि क्या हमको पैसा मिलेगा। दिस कैन कॉज स्ट्रेस। वन कैन आर्ग्यू यार 20 लाख का प्रॉफिट भी तो हुआ है, बट अदर कैन आर्ग्यू 5 लाख का लॉस भी तो हुआ है। इस पूरी सिचुएशन में ये बहुत मेरे कोर बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट वॉट विल बी द एक्चुअल आउटकम ऑन मैच्योरिटी। विद हेज क्या होगा, विद हेज हमको पता है जब प्राइस $60 चली गई, हमने 78 पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है विद द बैंक। एक तरह से हमारा जो फियर था वो सही निकल गया कि डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। सो हम तो गए बैंक के पास, हमने बोला कि हमारा जो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट हम 78, $1 इक्वल टू 78 इस रेट पे हम $1 लाख बेचना चाहते हैं। हमने वो चीज़ हमने वो बेचा, 65 लाख हमने बी को पे करा, 13 लाख इज प्रॉफिट। सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द प्राइस इज, 85 है तो भी क्या हुआ 78 पे हमको बेचना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक को फायदा हो गया एक तरह से। सो एक चीज बड़ी क्लियर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई शॉर्ट तरीका नहीं है टू अर्न अ प्रॉफिट। ओवर ईयर हम हेज करना चाहते हैं। हेज का मतलब क्या होता है, हम हमारे रिस्क को खत्म करना चाहते हैं। रिस्क को खत्म कैसे करेंगे, रिस्क को खत्म करेंगे विद एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल $1 लाख आफ्टर 2 मंथ्स। हमको ये डर है ना कि डॉलर की प्राइस गिर जाएगी, तो लेट्स गो टू द बैंक टुडे एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शन टू सेल $1 लाख इन एडवांस। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इन डिटेल अपकमिंग सेशंस हम उसको पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट अगेन फोकस ऑन द डेफिनेशन जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। सो इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट था? हाँ भाई, ए के बीच में और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ विच डिराइव्स इट्स वैल्यू। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की खुद की कोई वैल्यू है क्या? ए और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिटरमाइन होगी फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। इस केस में अंडरलाइंग एसेट क्या था? करेंसी, राइट? तो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट था? हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट था। क्या उसमें एक अंडरलाइंग एसेट था? हाँ भाई, उसमें एक US डॉलर था जो कि अंडरलाइंग एसेट, मतलब करेंसी का अंडरलाइंग एसेट था। यहाँ पर मैं टिक करता हूँ कि करेंसी थी। ओके, और इस करेंसी की वैल्यू क्या होगी, एक्सचेंज रेट क्या होगा, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था कि किस तरीके से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यूज करा जाता है टू हेज ट्रांजैक्शन। अगेन, हेज करना इज नॉट द फोकस राइट नाउ। द फोकस इज जस्ट टू रैप आवर हेड अराउंड व्हाट डू वी मीन बाय डेरिवेटिव्स एंड रियल लाइफ में इसके क्या क्या यूज केसेस होते हैं। ओके, नाउ ब्रीफली आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस अनदर टॉपिक यहाँ पर।
and that is different types of derivative market. So there are two types of derivative market. One is over the counter, whereas the other is exchange traded. Now over the counter is the contract जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि ए है और बैंक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, दो काउंटर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, ये एक तरह से ओवर द काउंटर है. ओवर द काउंटर मतलब टेबल पे बैठ के हमने आज डिसाइड करते हैं टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमको डिस्कस करना है उसके अकॉर्डिंग हमने एंटर कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट में. एक्सचेंज ट्रेडेड में ऑन द अदर हैंड there is exchange in between and then there is another counterparty. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलर टू हम जब एक स्टॉक बाय करते हैं तो हम कैसे बाय करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं तो हम एक्सचेंज पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो NSE हो या BSE हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं. उस ऑर्डर को प्लेस करके हमने क्या करा, एक्सचेंज को बोला कि भाई हमको इतने स्टॉक्स बाय करने हैं ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. वेरेज सामने वाली पार्टी ने क्या डाला होगा, सामने वाली पार्टी डाला होगा सेम कंपनी के कि मेरे को इतने कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स हमको सेल करने हैं. तो एक्सचेंज का काम क्या होता है, एक्सचेंज का काम होता है टू प्रोवाइड अ कॉमन ग्राउंड जहाँ पर बायर एंड सेलर के ऑर्डर्स को मैच करा जा सके. तो एक्सचेंज बीच में क्या होता है, एक्सचेंज एक तरह से बीच में इंश्योर करता है कि वो बाय और सेल कॉन्ट्रैक्ट आपस में मैच हो जाए. ओके, तो अब कुछ चीज़ देखते हैं यहाँ पर. अगर कोई ट्रांजैक्शन ओवर द काउंटर हो रहा है, दो काउंटर पार्टी है, आपस में कुछ भी डिसाइड करके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. सो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ओवर द काउंटर जो होते हैं ये कस्टमाइजेबल होते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करा जा सकता है. वेरेज ऑन एक्सचेंज आपको सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, इस केस में जब एक्सपोर्टर है और US डॉलर है, इफ़ यू सी किसी भी तरह के टर्म्स एंटर कर सकते हैं, राइट. मतलब एक बार के लिए कंज्यूम करते हैं, मैंने बोला यहाँ पर 2 महीने बाद मेरे को बेचना है, मेरे को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना है, मेरे को US डॉलर ही बेचना है. ये सारी कंडीशंस में मैं बहुत चीज़ें अप एंड डाउन परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ. तो एक्सचेंज पे बहुत बार डिफ़िकल्टी हो जाती है टू मैच दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे जाते हैं ऑन द एक्सचेंज. अब इस स्टैंडर्डाइज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आगे भी देखेंगे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उन सबकी लॉट साइज होती है. जैसे हमारे करंट एग्जाम्पल में हमने बोला $1 लाख हमको बाय करना है. हो सकता है कि एक्सचेंज पे देर आर 1 लॉट मीन्स $10,000, ठीक है. इसलिए अगर ए को वहाँ पर अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना होता, अगर उसको डॉलर बेचने होते तो कितने, उसको 10 लॉट बाय करने पड़ते. ओके, सो इसको कस्टमाइजेबल बोल दो, फ्लेक्सिबल बोल दो. दूसरा चीज़, क्योंकि कस्टमाइजेबल है, जब भी एक फंक्शनैलिटी होती है ना जहाँ पर मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज कर सकता हूँ, वो चीज़ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ हमेशा कॉस्टली होगी. कैसे, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को एक कॉफ़ी मग परचेज करना है, एक सिंपल सा कॉफ़ी मग. सेकेंड सिनेरियो, उसका प्राइस हो गया फॉर एग्जांपल 100. सेकेंड सिनेरियो, मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे को मग परचेज करना है, पर इसमें मेरे को मेरी फ़ोटो प्रिंट हुई भी चाहिए, या मेरे को मेरी फ्रेंड की फ़ोटो प्रिंट हुई भी चाहिए ताकि मैं उसको बर्थडे पे गिफ्ट दे सकूँ. तो जहाँ पर भी कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ डेफिनेटली प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी. सामने वाला शॉपकीपर बोलता है 100 तो नॉर्मल मग का था बट आपने कस्टमाइज़ करा इसलिए 150 इज़ द प्राइस. सिमिलरली यहाँ पर ओवर द काउंटर में जब हम एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हम कस्टमाइज कर सकते हैं, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉस्टली, दीज आर कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस यहाँ पर कि डिफरेंस वाले चीज़ में, और वो ये है, इस पूरी चीज़ में ओवर द काउंटर में हमारे केस में, जैसे हम यहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं,
इस वाले सिनेरियो में समझते हैं, राइट, जहाँ पर विदाउट हेज मेरे को 5 लाख का लॉस हो रहा था। बैंक आता है, बैंक बोलता है कि 5 लाख का लॉस हुआ है, 5 लाख रुपए निकालो। अब 5 लाख रुपए निकालने की जो बारी आई तो एक्सपोर्टर को रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो रुपए नहीं है। सो वो बोलता है बैंक को कि मैं रुपए नहीं दूंगा आपको। सो रुपए उससे निकालने के लिए या फिर रुपए अपने वापस रिसीव करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को लीगल केस डालना पड़ेगा और वो सारा क्या कहना चाहिए, कम्बरसम प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस पूरी चीज़ को क्या कहता हूँ मैं, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द अदर काउंटर पार्टी मे डिफॉल्ट ऑन इट्स पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, ओके। वेर इज वेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व, एक कॉन्सेप्ट है जो आगे भी हम हर बार पढ़ेंगे, एक्सचेंज रिक्वायर्स मार्जिन टू बी पोस्टेड। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा एक्सचेंज के साथ में, बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा एक्सचेंज के साथ में, एक्सचेंज ने ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट को मैच करा दिया, बट एक्सचेंज बोलती है कि भाई ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज जो आपकी है उसका एक सर्टेन पोर्शन यू नीड टू पोस्ट विद अस एज मार्जिन। तो इस कारण से देर इज लोअर और इट वुड बी सेफ टू से नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, बट लोअर यहां रखा है बिकॉज देर आर सिनेरियो जहां पर लॉस हो सकता है, ओके। सो लोअर काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड, ये टाइम एंड अगेन वी विल बी डिस्कसिंग। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, एंड वो उनमें से सारे कॉन्ट्रैक्ट या तो ओवर द काउंटर होंगे या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड होंगे। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सचेंज पे ट्रेड करे जाते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ओवर द काउंटर पे होते हैं। एंड वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं, किस तरीके से उनका वैल्यूएशन होता है, प्राइसिंग होता है, किस तरीके से एक इन्वेस्टर, एक इंडिविजुअल और अ बैंक यूज़ करता है अपने पोजिशंस को लेने के लिए, दैट इज ऑल विच वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर क्लास। सो या, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन द अपकमिंग सेशन। थैंक यू सो मच।